नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उल्हान एकेडमीज़ पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं सीटेट की तैयारी कराती हूँ, जिसमें यूपी टेट, सुपर टेट एंड ऑल टेट की साइकोलॉजी होती है। तो आप जानते हैं कि मेरा एकदम से नया चैनल है और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत अधिक ज़रूरत है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे अधिक से अधिक मोटिवेट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए बाल मनोविज्ञान में बुद्धि का टॉपिक लेकर आई हूँ, जो आपके सीटेट के लेवल से बहुत अधिक यूज़फुल चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन हर साल 1-2 क्वेश्चन ज़रूर ही आता है। तो इस टॉपिक को प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, ताकि आपका जो इसमें से क्वेश्चन आए उसको आप अच्छे से क्लियर कर सकें। बुद्धि के सिद्धांत, जिसके अंतर्गत गार्डनर का बहुविधि सिद्धांत आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जिसने जो सिद्धांत दिया है उसके बारे में भी बताया गया है। तो सबसे पहले आता है बुद्धि के सिद्धांत। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है। गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि का तिरतंत्र सिद्धांत दिया। तिरतंत्र सिद्धांत दिया किसने दिया? स्टर्नबर्ग, हम बोलते हैं स्टर्नबर्ग। इसका पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। किसका सिद्धांत? तिरतंत्र बुद्धि का। अल्फ्रेड बिने, एक सेकेंड, का एक कारक सिद्धांत। अल्फ्रेड बिने का एक कारक सिद्धांत। स्पीयरमैन का त्रिकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन का त्रिकारक सिद्धांत। जो दोस्तों जो वीडियो इस टाइम हम पढ़ रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ एक या दो नहीं भाई साहब, यहाँ से मेरे विचार से 5 क्वेश्चन आने चाहिए। ये आपका 5 नंबर का टॉपिक होना चाहिए सही में। ये देखिए, अल्फ्रेड बिने का एक कारक सिद्धांत, स्पीयरमैन का त्रिकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन का त्रिकारक सिद्धांत। त्रिकारक सिद्धांत और तिरतंत्र सिद्धांत अलग अलग है। देखिए, रॉबर्ट जी स्टर्नबर्ग ने तिरतंत्र का सिद्धांत दिया और स्पीयरमैन ने त्रिकारक का सिद्धांत दिया। तिरतंत्र और त्रिकारक दोनों अलग चीज़ है और इनके साइंटिस्ट भी अलग है। ठीक है, थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत तथा साथ ही बुद्धि की परिभाषा, जो कि विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई है, एवं बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है। थॉर्नडाइक के बारे में एक बार और पढ़ती है। थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत तथा साथ ही बुद्धि की परिभाषा, जो कि विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई है, एवं बुद्धि की विशेषता, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। इसका अर्थ देखते हैं अब हम। जो हमने पहले पढ़े थे वो थोड़े से सिद्धांतकार थे, सिद्धांत थे, ताकि आपके माइंड में चीज़ें सेट हो सके। अब पढ़ते हैं बुद्धि। अर्थ देखते हैं अब हम। सभी व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं होते। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि सभी व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं होते। कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं और कुछ एकदम लो होते हैं, जिनको बेचारों को इतना अधिक ज्ञान नहीं होता है। मानसिक योग्यता ही उनके असमान होने का मुख्य कारण होता है। जी हाँ, बिल्कुल, मानसिक योग्यता ही सबके अलग अलग होने का कारण होता है। जैसे कई बालक प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ सामान्य और कुछ मंदबुद्धि होती है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की अलग अलग परिभाषा दी है। अब देखिए, डेफिनेशन है यहाँ पर कुछ। फुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। जी हाँ, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अगर बुद्धि ही नहीं होगी, अगर किसी के अंदर बुद्धि ही नहीं होगी, तो वह कार्य भी नहीं करेगा, वो सोच विचारेगा नहीं, वह किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर पाएगा। इंटेलिजेंस इज़ ए वे ऑफ एक्टिंग। जी हाँ, इंटेलिजेंस इज़ अ वे ऑफ एक्टिंग। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। बिने बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। कंप्रहेंशन, इन्वेंशन, dissection and criticism. Intelligence is contained in these 4 words. बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। सभी परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि निम्न प्रकार की योग्यता है। जो हमने परिभाषाएं पढ़ी हैं उनके आधार पर बुद्धि की निम्न योग्यता है: सीखने की योग्यता है, एबिलिटी ऑफ लर्न,
अमूर्त चिंतन की योग्यता, एबिलिटी ऑफ थिंक एब्स्ट्रैक्टिव, समस्या का समाधान करने की योग्यता, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, वातावरण से समायोजन की योग्यता, एबिलिटी टू एडजस्ट टू वंस एनवायरनमेंट। इन परिभाषाओं के अनुसार बुद्धि में केवल एक तरह की क्षमता नहीं बल्कि इसमें अनेक तरह की क्षमताएं सम्मिलित होती है। चलिए एक बार और पढ़ते हैं इसको, क्या है इसमें। सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, समस्या का समाधान करने की योग्यता, वातावरण से समायोजन की योग्यता। बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। जी हाँ, बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। बुद्धि व्यक्ति की अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों में से समायोजन करने का गुण प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से समायोजन करने का गुण प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। बुद्धि व्यक्ति को अपने अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है। बुद्धि व्यक्ति को अपने अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है। बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता भी प्रदान करती है। लिंग भेदभाव, जाति भेद विशेष पर बुद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता। लिंग भेद, जाति भेद विशेष पर बुद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, लिंग भेद पे, जाति भेद पे कहाँ बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर एक मुख्य प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है। अच्छा जी, जो बुद्धि होती है उस पे प्रभाव अपने वंशानुक्रम का भी पड़ता है तथा वातावरण का प्रभाव केवल 10 बिंदुओं तक पड़ता है। ठीक है, 10% वातावरण का प्रभाव पड़ता है और 90% अपने वंशानुक्रम से हमें बुद्धि मिलती है। बुद्धि एक इकाई ना होकर अनेक इकाइयों का समूह है। बुद्धि एक इकाई ना होकर अनेक इकाइयों का समूह है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, एक सेकंड में पानी पी लेती हूँ जरा। वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम तथा वातावरण, इन दोनों की अंतःक्रिया। बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत और प्रवर्तक। एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बिने, द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन, ब्रिटेन में ये 1904 में थे। बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक, अमेरिका के 1986 में। ब्लूम का सिद्धांत BS ब्लूम। समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टन 1938। प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत थॉमसन 1955। तिर आयाम सिद्धांत गिलफर्ड 1967। कैटल व हॉर्न का बुद्धि सिद्धांत कैटल हॉर्न। प्रद अनुक्रम या क्रमिक महत्व सिद्धांत बर्ट एवं वर्णन। तिरजापिया या तिरघटकीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत कैली। द्विमिकात्मक सिद्धांत श्लेसिंगल व गेटमैन। धारा प्रवाह का सिद्धांत कैटल। संकाय सिद्धांत रीड। सूचना संसाधन सिद्धांत स्टर्नबर्ग। लेवल फर्स्ट व लेवल 2 का सिद्धांत जॉनसन। बुद्धि का कै तथा ख का सिद्धांत हैब। बुद्धि के सिद्धांत। विभिन्न देशों में मनोवैज्ञानिकों ने इस बात की रुचि बढ़ी कि बुद्धि की संरचना कैसी है तथा उसमें किन किन कारकों का समावेश है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न कारकों के आधार पर अलग अलग सिद्धांत दिए गए, जो इस प्रकार हैं। बुद्धि के एक कारक तथा दो कारक सिद्धांत। बुद्धि के एक कारक तथा दो कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत 1905। एक कारक सिद्धांत 1905 में आया। अल्फ्रेड बिने का एक तत्व सिद्धांत। अल्फ्रेड बिने का एक तत्व सिद्धांत एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत है। इसकी प्रतिपादक फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने हैं। टर्मन यानी अमेरिका तथा स्टर्न ने इसका समर्थन किया। इन्होंने बुद्धि को एक अखंड और अविभाज्य इकाई माना है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं। यदि कोई व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्रों में भी निपुण रहेगा। विभिन्न परीक्षाओं द्वारा यह मत असत्य सिद्ध हो गया है।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति अगर एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्रों में भी निपुण रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। द्विकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक ब्रिटेन के स्पीयरमैन हैं। इनके अनुसार बुद्धि की संरचना में 2 कारक हैं। इनमें से एक कारक को सामान्य यानी कि जनरल जी फैक्टर तथा दूसरे को विशिष्ट कारक यानी स्पेसिफिक या एस फैक्टर कहा गया है। सामान्य कारक जनरल फैक्टर जी। सामान्य कारण से उनका तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों में कार्य करने की एक सामान्य योग्यता होती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक प्रत्येक कार्य कर सकता है। फैक्टर की विशेषताएं। स्पीयरमैन ने जी कारक को मानसिक ऊर्जा कहा है, अर्थात सभी मानसिक कार्य के लिए जी कारक अनिवार्य है। इसकी मात्रा अलग अलग होनी चाहिए नहीं, इसकी मात्रा अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। इसकी मात्रा अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। यह कारक व्यक्ति में जन्मजात होता है। यह व्यक्ति में सदैव एक सा रहता है यानी अपरिवर्तनीय रहता है। इस प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह जीन द्वारा माता पिता से मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति में जी फैक्टर की मात्रा अलग अलग होती है, परंतु निश्चित मात्रा होती है। अलग अलग होती है बट सब में निश्चित मात्रा होती है। अर्थात किसी की मानसिक क्षमता अधिक तो किसी की कम हो सकती है। यह जिस व्यक्ति में जितना अधिक होता है उतना ही अधिक वह सफल होता है। इसका स्थानांतरण हो सकता है। अच्छा, इसका विशिष्ट कारक या स्पेसिफिक फैक्टर या एस फैक्टर, ठीक है। चलिए, इस कारक का संपन्न व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों से होता है। एस फैक्टर की विशेषता यानी कि एस कारक जन्मजात नहीं होता, यह अर्जित किया जाता है, अतः इसी शिक्षण या अनुभवों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेनिंग पाकर सिंगर बन सकता है। यह कारक अनेक और एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को गाना आता है तो इसके साथ साथ उसे चित्रकारी भी आ सकती है। दोनों का एस फैक्टर कम या ज़्यादा हो सकता है, अर्थात एस फैक्टर परिवर्तनशील है। विभिन्न एस कारकों का संबंध विभिन्न कुशल कार्यों से हो सकता है। यह कारक विभिन्न व्यक्ति में विभिन्न और अलग अलग मात्रा में होता है। व्यक्ति में जिस विषय के लिए एस फैक्टर होता है उससे संबंधित कुशलता में वह विशेष सफलता प्राप्त करता है। जैसे कि गाने में किसी के पास जी के साथ साथ एस फैक्टर हो। एच कारक का स्थानांतरण एक विषय से दूसरे विषय में नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि जिसे गाना आता है उसे पेंटिंग भी अच्छी आती हो। इससे स्पष्ट है कि किसी विशेष या कला को सीखने के लिए दोनों कारकों का होना अनिवार्य है। त्रिकारक सिद्धांत 1911 में आया। त्रिकारक सिद्धांत कब आया? 1911 में। स्पीयरमैन ने अपने त्रिकारक सिद्धांत में संशोधन करते हुए एक कारक और जोड़कर बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तीसरे कारक को उन्होंने समूह कारक कहा, ग्रुप फैक्टर कहा। उन्होंने इस कारक में ऐसी योग्यताओं को स्थान दिया जो सामान्य योग्यता श्रेष्ठ और विशिष्ट योग्यताओं से भिन्न होने के कारण उनके मध्य का स्थान रखती हैं। समूह कारक विभिन्न विशिष्ट कारकों तथा सामान्य कारक के मिश्रण से अलग समूह बनाता है। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत की आलोचना की और बहुकारक सिद्धांत दिया। 4 आता है आपका बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे। उन्होंने अपने सिद्धांत में बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना है जिसमें कई योग्यताएं आती हैं और यह स्वतंत्र रूप से काम करती है। थर्स्टन का समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन माने जाते हैं। इनके अनुसार बुद्धि न तो सामान्य कारकों का न ही विशिष्ट कारकों का प्रदर्शन है, बल्कि कुछ
मौलिक कारक को समूह में कार्य करने की क्षमता बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। दो या दो से अधिक मूल्य कारक मिलकर समूह बनाते हैं जो व्यक्ति के किसी क्षेत्र में उसकी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। थर्स्टन ने बुद्धि के सात मूल कारक बताए जो कि इस प्रकार हैं: शाब्दिक योग्यता, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, देशिक योग्यता, आंकिक योग्यता, स्मृति शक्ति, शब्द प्रवाह, तर्क शक्ति। उन्होंने बताया कि बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है, जैसे कि विज्ञान विषयों के समूह में भौतिक, रसायन, गणित एवं जीव विज्ञान। स्टर्नबर्ग का तीर्थतंत्र का सिद्धांत। बुद्धि का तीर्थतंत्र सिद्धांत। प्रतिपादक रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। इन्होंने मानव बुद्धि पर कार्य किया। इन्होंने मानव आईक्यू को चुनौती देते हुए कहा कि जरूरी नहीं है जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल कम हो वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता, तथा यह भी जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल अच्छा हो वह निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो। यह एक सफल बुद्धिमान व्यक्ति की सफलता उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति में 3 प्रकार की बुद्धि होती है। 3 प्रकार में से वह किसी भी प्रकार की बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। 3 बुद्धि के वर्णन के कारण इस सिद्धांत का नाम तीर्थतंत्र सिद्धांत रखा। अच्छा, 3 बुद्धि होने के कारण, 3 स्तर होने के कारण बुद्धि के, तो इन्होंने इसका नाम स्टर्नबर्ग ने तीर्थतंत्र सिद्धांत रख दिया। तो इसका मेन कारण, तीर्थतंत्र सिद्धांत रखने का मेन कारण यही था। 3 प्रकार की बुद्धि को उन्होंने 3 उप सिद्धांतों के द्वारा समझाया। देखिए, तीर्थतंत्र सिद्धांत। सबसे पहला घटकीय उप सिद्धांत। विश्लेषण बुद्धि, इसमें 3 घटक होते हैं। मेटा घटक, यह व्यक्ति को समस्या समाधान और योजना बनाने में सक्षम बनाता है। प्रदर्शन घटक, जब व्यक्ति किसी समस्या को हल करने के लिए योग्य योजनाएं बनाता है तो उन योजनाओं को लागू करने में यह घटक मदद करता है। एक सेकंड, मुझे ना प्यास लगी है, पानी पी लेती हूँ। इसके व्यवहारिक बुद्धि में 3 भाग होते हैं। देखिए, संदर्भात्मक उप सिद्धांत। व्यवहारिक बुद्धि में 3 भाग होते हैं। अनुकूलन, ये हो गया हमारा चयन। जब व्यक्ति पूर्णतः नए वातावरण में आ जाता है तो सोचता है कि कैसे पुराने वातावरण को नए वातावरण के हिसाब से बदला जाए। आकार देना, इसके दौरान व्यक्ति खुद में कोई बदलाव नहीं लाता बल्कि उसने वातावरण को ही अपने हिसाब से बदल देता है। आसान शब्दों में व्यवहारिक बुद्धि का उपयोग रोजमर्रा के कार्यों जैसे घर, नौकरी, बाजार में आने वाली समस्याओं को दूर करने में किया जाता है। इस बुद्धि का विश्लेषण कुछ प्रश्नों से किया जा सकता है। क्या व्यक्ति का आसानी से फायदा उठाया जा सकता है? क्या वह अपनी आसपास की दुनिया से अच्छी तरह समायोजन कर सकता है? गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। प्रतिपादक एच गार्डनर, 1983। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न बुद्धियों से मिलकर बनी है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति में एक तरह की बुद्धि अधिक है तो उससे यह पता नहीं लगाया जा सकता कि किसी अन्य प्रकार की बुद्धि कैसी होगी, कम या ज़्यादा। गार्डनर ने प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अध्ययन किया और उसके आधार पर 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया जो इस प्रकार हैं: शारीरिक, गति संवेदी, संपूर्ण शरीर अथवा किसी अंग को लचीला बनाकर प्रयोग करना, पेशीय कौशल का उपयोग करना। शारीरिक गति संवेदी योग्यता के अंतर्गत आता है, जैसे खिड़की, नर्तक, जिम्नास्टिक, शल्य चिकित्सा, धावक। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं, प्रेरणा और आवश्यकताओं को समझते हैं। दूसरे व्यक्तियों
के सूक्ष्म व्यवहार के प्रति संवेदनशील होते हैं। उदाहरण देखिए इसका, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता, परामर्श देने वाला है। अब इसको देखते हैं हम। थर्ड इसका अंत है व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति गहरी सोच रखते हैं, अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं तथा इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान को दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतः क्रिया में कर सकते हैं। उदाहरण जैसे दार्शनिक होते हैं। भाषागत, ऐसे व्यक्तियों को भाषाओं तथा शब्दों का बहुत ज्ञान होता है, जिन्हें भाषाओं को सीखना तथा अन्य शब्दों का प्रयोग करना बहुत अच्छी तरह आता है। यह शब्दों के संबंधों को बहुत गहराई से समझते हैं। उदाहरण जैसे कवि और लेखक। तार्किक गणितीय, ऐसे व्यक्तियों में तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान क्षमता, वैज्ञानिक चिंतन तथा गुण होते हैं। वैज्ञानिक तथा नोबेल पुरस्कार वालों में ऐसी बुद्धि होती है। जैसे वैज्ञानिकों में नोबेल पुरस्कार में होते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि। सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। देशिक, ऐसे व्यक्ति वस्तुओं और स्थानिक आयामों को याद रखने की क्षमता रखने वाले होते हैं। जैसे ऐसे, एक सेकेंड हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति वस्तुओं और स्थानिक आयामों को याद रखने की क्षमता रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति सरलता से देश इस सूचना को अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं। देश की किसी भी सूचना को अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं। विमान चालक, चित्रकार, नाविक, मूर्तिकार, साज सज्जा विशेषज्ञ आदि इन लोगों की इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है। संगीतात्मक, इंटेलिजेंस, इन व्यक्तियों का झुकाव संगीत में होता है। इन्हें लय, सुधार, ताल आदि का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। इनमें संगीत का सही उपयोग करने की क्षमता होती है। ठीक है, अब आते हैं हम जैसे कि प्रकृतिवाद। क्या है हमारा? प्रकृतिवादी। बुद्धि वाले व्यक्ति प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं। इन्हें प्रकृति के साथ रहना, पेड़ पौधे जानवरों की देखरेख में रुचि होती है। अब देखिए इसका उदाहरण है वनस्पति एंड वातावरण और विशेषज्ञ आदि। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और जिसको ये नोट्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है, और हमारा टेलीग्राम चैनल @उल्हान एकेडमी के नाम से है। सो धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अब हम कल नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। सो धन्यवाद।